पेशकश खनन का खेल। मैं हूं अविनाश। जमीन के भीतर और बाहर जो भी है खोदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गोरख धंधा इन दिनों मध्य प्रदेश में किसी चीज का चल रहा है तो वो है रेत, जिसके अवैध खनन के मामले आए दिन उजागर हो रहे हैं, लेकिन लगाम है कि लगने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जबलपुर और सिंगरौली का है, जहां नर्मदा किनारे रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पिछले गुरुवार को ही यहां पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे डंपर को जब्त किया, तो वहीं यहां बेलखेड़ा के ग्राम कूड़ा में रेत खनन को लेकर विवाद भी हो गया। विवाद पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे गोलू सिंह और ग्रामीणों के बीच हुआ। आरोप है कि गोलू सिंह ने यहां रेत की अवैध खुदाई शुरू कर दी थी। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच नौबत मारपीट तक आ गई। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन का अमला भी पहुंचा और दोनों पक्षों को शांत कराया। इधर सिंगरौली में भी पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। यहां पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया और रेत से भरा डंपर भी जब्त किया। कुल जमा मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी नदियों का सीना छलनी कर रेत का अवैध खनन जोरों पर है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जब्ती की कार्रवाई भी जारी है, लेकिन इस काले कारोबार की बड़ी मछलियां अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं और यही बड़ा सवाल भी है। पुलिस को मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अवैध रेत का उत्खनन ग्राम मझौली के पास म्यार नदी से कर रहे हैं, जिस पर एक विशेष टीम मौके के लिए रवाना की गई और उस टीम द्वारा रेड कार्यवाही की गई, जिस पर 3 ट्रैक्टर, जो कि तीनों ट्रैक्टर स्वराज कंपनी के हैं, और तीनों ट्रैक्टर के चालक जो क्रमशः सुरेंद्र कौर, बबलू रावत, अखिलेश कुमार प्रजापति हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों के पोजीशन से ट्रैक्टर रेत भरा हुआ जब्त किया गया और संबंधित ट्रैक्टर के मालिकों को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और सभी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। आकाश मल्ला को घाट से रेत लेकर आते समय किसी ने जुगपुरा रोड पर पावला के आगे गोली मार दिया। जो सूचना मिलने पर मौके पर गए, साहू के खेत के बाजू में ट्रैक्टर खड़ा मिला और उसकी ड्राइविंग सीट पर आकाश मल्ला मृत हालत में मिला है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता जबलपुर के वाजिद खान हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। वाजिद, ये जो रेत के अवैध खनन का मामला है जो सामने आया है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और कार्रवाई भी हो रही है, क्या वजह लगती है कि जो है इस पर लगाम नहीं लग पाती और जो खनन करने वाले लोग हैं वो बेधड़क अपनी कारगुजारियों को अंजाम देते रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह का बेटा है ये गोलू सिंह, जो कि रात में बेलखेड़ा थाना अंतर्गत कूड़न गांव है, जो वहां एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पे मौके पे एसपी, कलेक्टर और सारे आला अधिकारी पहुंचे। वहां दर्जन भर हथियारबंद लोग पहुंचे थे। ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा के लिए वहां पथराव भी किया। मामला बहुत ही तूल पकड़ चुका है और ये सारा मामला अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ है जी। और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इसमें मुख्य दर्शक बना बैठा है, क्योंकि कोई भी मीडिया कर्मी के फोन कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं, ना ही इनको कोई पुख्ता जानकारी दी जा रही है। जी वाजिद, लेकिन एक बात है, अक्सर देखने में तो आता है कार्रवाई भी हो रही है, जब्ती भी होती है, गिरफ्तार भी कुछ लोग किए जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही फिर वही तमाम जो खेल है फिर शुरू हो जाता है। और प्रशासन तो का जो दावा है वो तो यही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कैसी कार्रवाई है कि लगाम नहीं लग पा रही? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश, क्योंकि ये जो अवैध उत्खनन का रेत का जो मामला है, खेल है, इसमें लगभग हजारों लाखों रुपए का लेन देन हो जाता है और कहीं ना कहीं दबी जबान में ग्रामीण भी कहते हैं कि बगैर साठ गांठ के जी या शासन प्रशासन के कुछ नहीं होता। और इसी का ये नतीजा है कि आज जो आशीष ठाकुर है, उसको जो गोलू सिंह ने जो हमला किया था आधा दर्जन गांव वाले के ऊपर, उसमें आशीष ठाकुर घायल हुआ है और एक जहां पावला गांव में एक घटना हुई, आकाश मल्ला को जो गोली मार दी गई है। ये सारे वीडियो आपके पास है और सारी फुटेज आपके पास है और कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जो हौसले इतने बुलंद है, कहीं ना कहीं राजनीति बीच में जुड़ी हुई है, क्योंकि बगैर राजनीति के ऐसे काम करना नामुमकिन साबित होता है। जी वाजिद, एक बात और है कि जब
कभी भी खबर आती है कि फलां व्यक्ति को गिरफ्तार किया, अवैध परिवहन कर रहे रेत से भरे डंपर को जब्त किया गया, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो एक डंपर पकड़ा गया, कहीं 2 डंपर पकड़े गए, कहीं कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया या पोकलैंड मशीनों जेसीबी जब्त की गई। इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये तो बहुत ही छोटे स्केल पे जो है जब्ती की कार्रवाई और गिरफ्तारियां जो होती हैं, बड़े छोटे जो कर्मचारी होते हैं या उनके मातहत काम करते हैं, बड़ी मछलियों तक जो है पुलिस के हाथ, उनके गिरबान तक नहीं पहुंच पाते। और क्या लगता है आपको कि ये जो कार्रवाई होती है और जो जब्ती की कार्रवाई होती है वो कितनी होती है और इसके पीछे कितना जो है रेत का अवैध खनन हो जाता है और क्या इसकी जो है तादाद है, कितनी रेत निकाली जाती होगी? जी अविनाश, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये बात बिल्कुल 100% है। ये जो छोटे प्यादे हैं जिसकी कहते हैं कि अपन के नाम के लिए खाना पूर्ति कर दिया जाए और ऐसे छोटे मोटे प्यादों पे मामला कायम कर दिया जाए और कुछ छोटी मोटी धाराओं पे मतलब जो कि उनको कहीं ना कहीं जमानत मिल जाए और वो छूट के आ जाए। मतलब शासन प्रशासन को एक और दिखाना है कि हमने कार्रवाई करी है खाना पूर्ति के लिए। आपने 110% बात सही कही है। कहीं ना कहीं ग्रामीण कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को मतलब मान लो अगर 10 डंपर हैं तो एक डंपर को मामला कायम कर दिया गया और उसको छोटी मोटी धाराएं लगा के उनको रिहा कर दिया गया और बाकी मामला पूरा गोलमाल चल ही रहा है। जी चलिए वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सोनू राजपूत वहाँ के ग्रामीण हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सोनू जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। रेत का जो अवैध खनन इलाके में चल रहा है, क्या वजह है कि पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं करता और धड़ल्ले से जो है जो खनन करने वाले लोग हैं वो अपनी कारगुजारियां अंजाम देते रहते हैं? क्या वजह है कि उन पर लगाम नहीं लगाई जा पाती? बताइए। ये जो यहाँ के लोग हैं ना जी, ये सब पूर्व विधायक के लड़के हैं जी, बीजेपी से जी, और जैसे इनकी जो सरकार बैठी है इस चक्कर में ये कार्यकाल फिर चालू हो गए जी। ये जी आम जनता यहाँ की इतनी परेशान इन लोगों से जी कि जिंदाड़े आके गोलियां चला रहे, बंटा चला रहे, यानी सभी लोगों को परेशान कर रहे, निर्दोष लोगों के, यानी अपनी दबंगई और रसूख का पूरा इस्तेमाल करते हैं। जी। और यही वजह है कि कोई इनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाता। सर। क्या लोकल के हैं? अब सब लोगों को इनके गांव जाना है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर इनका गांव लगा है, जहाँ लोगों को हम लोग को बाजार जाना है, सब शॉपिंग करना है, सब मजदूर वर्ग के लोग हैं यहाँ जी। तो ये लोग आके गांव में आ रहे रात में 12 बजे, दिन में 2 बजे आके कोई भी टाइम में आके गोली बंटी चला जाते हैं। इनके 2-2, 400 लड़के आ जाते हैं, 10-10, 15-15, 20 4 व्हीलर आ जाती हैं। अच्छा, इस मामले में शिकायत करने की जाती होगी पुलिस के पास, तो क्या कुछ कहना होता है पुलिस अधिकारियों का? नहीं सर, प्रशासन भी नहीं सुनता ना जी, क्योंकि प्रशासन इसलिए नहीं सुनता, प्रशासन सब आप जानते हैं तो इसलिए खनन के लिए जी। अब हम लोग क्या है, ज्यादा लोगों से शिकायत करना है तो कहाँ तक जाएं? सीआई तक जी, एसडीएम तक, बस इससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सोनू जी। नवीन मिश्रा हमारे संवाददाता हैं सिंगरौली के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, सिंगरौली में भी खबरें आ रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। आप ही ने खबर दी थी कि रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, डंपर जब्त हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या वजह है कि लगाम पूरी तरह से लग नहीं पा रही इलाके में? जी, रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन करते रहते हैं। अभी हाल ही में 6 जुलाई के दरमियान खनिज निरीक्षक ने एक रेत खदान जो कि तेलदह में है, बरगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहां कार्रवाई करने पहुंचे तो माफियाओं ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया और लाठी डंडे और कुल्हाड़ी के साथ उनके ऊपर जानलेवा हमले में जहां वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने की अवस्था में उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी और जहां उन्हें स्वास्थ्य जिले की ही जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। लेकिन जो कार्रवाई हुई, जो पुलिस की कार्रवाई थी, उससे खनिज विभाग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और ना ही कर्मचारी संगठन संतुष्ट थे। यहाँ तक कि पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर जो मध्य प्रदेश कर्मचारी संगठन है, तो उन्होंने कलेक्टर को बाकायदा मुख्यमंत्री के नाम एक लेटर भी सौंपा है और इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी व एसटीएफ से जांच कराने की मांग की है। जी नवीन जी, एक बात ये भी बताइए कि क्या वजह है कि जो है इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी कार्रवाई होने के बाद, धरपकड़ होने के बाद, जब्ती के बाद भी जो है अवैध खनन रुक नहीं पाता इलाके में? इसका क्या कारण मानते हैं आप?
जी बिल्कुल, लगातार अवैध उत्खनन करते हैं और कार्रवाई नाम मात्र के लिए कुछ जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर खनिज विभाग हो, दोनों ही सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर कुछ ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करते हैं और जो बड़े माफिया हैं उनको खुला संरक्षण दे के रखे हैं और इसी वजह से लगातार वो अवैध उत्खनन करते हैं और उनके हौसले इतना बुलंद हो चुके हैं कि वो माफिया कार्रवाई करने गए अधिकारियों के ऊपर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, इसीलिए उन माफियाओं के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई करने से बचती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे एसोसिएट न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरविंद जी, देवास का जो नेमावर इलाका है वहां हमने कुछ दिनों पहले खबर दिखाई थी कि किस तरह से रेत का अवैध खनन वहां पर किया जा रहा है। दिन दहाड़े पोकलैंड मशीन और जेसीबी लगाकर खुदाई की जा रही है और जीवनदायिनी नदियों का सीना छलनी करके रेत निकाली जा रही है, बेची जा रही है और बड़े पैमाने पर अवैध परिवहन हो रहा है, खनन हो रहा है। इसी तरह की खबरें सिंगरौली से भी आ रही हैं, जबलपुर से भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश में जो रेत का खनन जो है अवैध रूप से जो किया जा रहा है वो जोरों पर है, कार्रवाई भी हो रही है, प्रशासन भी जोर लगा रहा है, पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी कोशिशें बड़ी ही नाकाफी साबित हो रही हैं। क्या वजह मानते हैं आप? जी, तरीके से देखा जा रहा है ये पीला सोना जो पैसे उगलता है उसको लेकर माफिया बिल्कुल सक्रिय है और प्रदेश में इस समय जो देखा जा रहा है, जबकि कानूनन उस पर रोक लगी हुई है, इसके बाद भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, लगातार हम इन खबरों पे बने हुए और लगातार हम इस तरीके की खबर दिखा रहे हैं जब अवैध उत्खनन जोरों पर है। तो इसमें तो पहली बात तो ये है कि प्रशासन को एक बंधा हुआ पैसा मिल रहा है वहां से लगातार, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से प्रशासन उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ये दिखता है कि उसमें कहीं ना कहीं उनका खुद का स्वार्थ है। दूसरी बात ये भी माना जा सकता है कहीं ना कहीं किसी दबाव में वो इस तरीके से माफियाओं को छूट दे रखा है जो रेत का अवैध उत्खनन कर। तीसरी बात, जिस तरीके से माफिया बेलगाम है और जिस तरीके से माफिया काम कर रहा है, जिस तरीके से माफिया सरकारी अमले को धमका रहा है, सरकारी अमले के ऊपर हमले कर रहा है, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो जिला प्रशासन है और जिस तरीके से यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक बिल्कुल सवाल उठ रहा है और आम पब्लिक भी पूछ रही है कि जब रोक लगी हुई है तो ये डंपर जो हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में निकल रहे हैं, वो कैसे ये बालू लेकर निकल रहे हैं और कैसे रेत निकल कर ले रहे हैं? जी अविनाश। अरविंद जी, एक बात और बताइए, नेमावर की हमने खबर दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी हमने अपने टीवी चैनल पर, और उसके बाद ही उस खबर का असर भी हुआ, कार्रवाई भी हुई, जब्ती भी हुई, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। यही आलम जो है बाकी जगहों से भी है, खबरें हर जगह से आ रही हैं। जैसे आज खबर आई है जबलपुर से, सिंगरौली से, इसके पहले नरसिंहपुर, डिंडोरी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर रेत का खनन जोरों पर है। अवैध क्या है, वैध क्या है, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वैध खनन को किस तरह से देखा जाए या अवैध को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब एनजीटी ने रोक लगा रखी है कि मानसून में रेत का खनन नहीं किया जा सकता, दिसंबर तक रोक लगी है। उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर ये रेत का अवैध खनन का गोरख धंधा जोरों पर है। तो जाहिर है कि पूरा खेल जो है अवैध रूप से किया जा रहा है और बार बार जो बातें की जा रही हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत सामने आ रही है प्रशासन की, और वही बड़ी वजह है कि ना तो इस पर पूरी तरह से लगाम कसी जा रही है और जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं उनके भी हौसले बुलंद हैं। क्या कहेंगे अविनाश? इसमें सबसे पहली बात तो प्रशासन को ये देखना होगा कि जो डंप किया हुआ स्टॉक है वो डंप किया स्टॉक कहाँ पे है और डंप किए हुए स्टॉक से मटेरियल निकल रहा है या नदी से डायरेक्ट खोद कर मटेरियल निकाला है। इसमें देखने को ये आ रहा है, जिस तरीके से हम खबर कर रहे हैं कि डायरेक्ट नदी से खोद के मटेरियल निकाला जा रहा है और जो डंप किया हुआ है उसका उदाहरण देते हैं, उसके बचाव के कारण ढूंढे रहते हैं कि वो हम डंप से उठा रहे हैं, जबकि प्रशासन के आंख के नीचे, प्रशासन की निगाह के नीचे वो कार्रवाई हो रही है और लगातार वो जो जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है और नदी से डायरेक्ट बालू निकाली जा रही है, वो पर्यावरण के लिए तो बहुत ही दुखदायी है। और जिस तरीके से पर्यावरण का असर हम देख रहे हैं और जिस तरीके से प्रकृति ने हमको दिखाया, इसके बाद भी हम यदि पर्यावरण को प्रशासन नहीं बचा पा रहा है तो ये बहुत निंदनीय है। और इस तरीके के जो कृत्य हो रहे हैं, इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, वो प्रशासन के बिल्कुल प्रशासन की निगाह के अंदर हो रहे हैं और प्रशासन को उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ तो दिख रहा है। जी अरविंद जी, एक तरफ तो जो सरकार है वो पेड़ पौधे लगाने के लिए कहती है, पौधारोपण होता है बड़े पैमाने पर, लाखों करोड़ों पौधे लगाने की बातें सामने आती हैं, और दूसरी तरफ इस तरह से जो रेत का
उत्खनन किया जा रहा अवैध रूप से, तो पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाई जा रही है। आखिर कब इस पर लगाम लगेगी? क्योंकि ये जो मामला है एक दिन का मामला नहीं, कई सालों से आप भी सुनते आ रहे होंगे, हम भी देखते आ रहे हैं, खबरें सुर्खियां बनती हैं रेत खनन से जुड़े हुए मामलों को लेकर, और उसके बावजूद भी कोई ऐसी कोई ठोस रणनीति या कोई ठोस पहल की जाती दिखाई नहीं दी जाती, या ऐसे कोई कड़े नियम नहीं बनते, कानून नहीं बनते ताकि अवैध रूप से खनन करने वालों पर लगाम लग सके और उन्हें उन पर काबू पाया जा सके। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी और सरकार की समझ में आती है इसमें। बिल्कुल जी, इस तरीके से देखा गया है। इसमें एक तो जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनको भी दबाव बनाना चाहिए, और इस तरीके के जो डंपर निकलते हैं उसको यदि प्रशासन नहीं रोक रहा है तो वहाँ पे स्थानीय लोगों को इस ओर आगे आना चाहिए कि जब वो प्रकृति यदि संतुलित रहेगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि प्रशासन पे दबाव बनाना होगा। जिस तरीके से हम लोग लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं, हम अपने दायित्वों को पूरी तरीके से निर्वाह रहे हैं, और न्यूज वर्ल्ड हमेशा इस तरीके की खबरों पर आगे लगा रहा है, और हम लगातार इन तरीके की खबरें कराते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि प्रशासन अपना कार्य करे और प्रशासनिक कार्य क्षमता दिखे। जिस तरीके से अवैध उत्खनन होता है, हम लगातार इन खबरों पर बने हुए हैं, और हमारी यही पहल का असर है कि हम नेवावर से लेकर जहां जहां अवैध उत्खनन हो रहा है वहां वहां खबरें कर रहे हैं, और लगातार हम कार्रवाई करा रहे हैं, और प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं कि प्रशासन इन जो लुटेरे हैं, जो हमारे पर्यावरण को लूट रहे हैं और लगातार जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो। अविनाश, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से हम खबरें प्रकाशित कर रहे हैं अपने चैनल के द्वारा दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये पूरे मामले सरकार भी समझेगी, प्रशासन में बैठे हुए लोग भी समझेंगे, पुलिस प्रशासन भी समझेगा कि आखिर मामला बहुत गंभीर है, पर्यावरण को बहुत गहरी क्षति पहुंचाई जा रही है इस तरह से, और यदि कहीं कोई मिलीभगत है तो वो भी सामने आना चाहिए, और पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से दोष देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कार्रवाई की खबरें भी लगातार उसी तरह से सामने आ रही है। जिस तरह से अवैध खनन के मामले उजागर हो रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, डंपर जब्त किए भी जा रहे हैं और लोगों पर केस भी दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम कार्रवाई में और इस पूरी कवायद में मुस्तैद और ज़्यादा होना पड़ेगा, तत्परता और दिखाना पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जो कमी है उसे दूर करना होगा, और सरकार को भी इस दिशा में बहुत बेहतर काम करना होगा। ऐसे कड़े कानून बनाने होंगे ताकि अवैध खनन करने वालों को समझ में आए बात और अपनी हरकतों से वो बाज आए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेत का अवैध खनन मध्य प्रदेश में चल रहा है, प्रशासन की कोशिश है कि इसको रोका जाए, पुलिस भी कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि क्या वजह है कि अवैध रूप से खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं और वो अपनी कारगुजारियों से जो है बाज नहीं आ रहे। लेकिन देखना होगा कि सरकार निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करेगी। इंतजार हमें भी है कि कार्रवाई सरकार करेगी और जिस तरह का ये गोरख धंधा मध्य प्रदेश में चल रहा है उस पर पूर्णतः लगाम लगेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।